बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक 12.16 करेंगे जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इससे पहले हमने कैपेसिटर वाला टॉपिक किया और साथ ही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को भी देखा जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये टॉपिक भी एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी मुकम्मल तौर पर थ्योरी और मैथमेटिकल वर्क लिख दिया है और अगर इतना ही आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी थ्योरी से इसकी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर द चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक हमने पढ़ा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर कर सकते हैं। किस तरह? वर्क इज डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड दिस वर्क अपीयर्स एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। इसका क्या मतलब है? ये देखें, ये वही वाली डायग्राम है जो बार बार हमने पीछे टॉपिक्स में बनाई थी। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं जिनको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर एक अदद हमने स्विच लगा दिया। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ से बाय कन्वेंशन पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो मूव करता हुआ इस प्लेट पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल इस प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि दोबारा से यहाँ से मजीद चार्ज मूव करता हुआ इस प्लेट पर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी चार्ज मौजूद होगा वो इस नए चार्ज को रिपेल करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन ये जो बैटरी होगी, ये जो बाद वाला चार्ज होगा, इसको एनर्जी देगा। किस चीज़ की एनर्जी देगा? ताकि वो इसकी अपोजिशन के बावजूद मूव करके इस प्लेट पर आ जाए। ठीक है, इसी तरह मजीद जो चार्जेस होंगे जब वो मूव करके इस प्लेट की तरफ जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी जो मौजूद जो चार्जेस बैठे हुए थे वो उनको अपोज करेंगे, लेकिन बैटरी उनको एनर्जी प्रोवाइड करती जाएगी और वो यहाँ पर स्टोर होते जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके पास आहिस्ता आहिस्ता दोनों प्लेट्स पर चार्ज आके रुक जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है एंड दिस वर्क अपीयर एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि जो बैटरी ने इन चार्जेस के ऊपर वर्क किया वो वर्क ही अपीयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। नेक्स्ट, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिपॉजिटेड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस। अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जब हमने थोड़ा सा चार्ज प्लेट्स को दिया तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना शुरू हो गया एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट चार्ज। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि जब आप नया चार्ज या अगला चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जो ऑलरेडी चार्ज बैठा होगा वो उसको रिपेल करेगा, अपोज करेगा। तो थ्योरी में बस आप यहाँ इतना ही लिख देने। आगे आपके पास यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं उस एनर्जी का जो कि स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर। तो इनिशियली हमने देखा कि हमारे पास इस प्लेट के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो क्या था? जीरो। तो उसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी क्या था? जीरो था। लेकिन कुछ देर बाद जब कैपेसिटर को चार्ज किया इस बैटरी ने तो उस वजह से इस जो QF या फाइनल चार्ज होगा या आप कह लें कि जो बिल्कुल मुकम्मल जब बैटरी चार्ज होगी तो उस टाइम चार्ज क्या होगा? फाइनल चार्ज, जो कि बराबर होगा Q के। और उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान डेवलप होगा दैट VF विल बी V। तो इनिशियल वोल्टेज आपके पास कितनी थी? जीरो, और फाइनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? V से। अब यहाँ पर हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। क्यों? एक चीज जब चेंज हो रही होती है तो वहां पर हम उसकी एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा कि V कांस्टेंट नहीं था, शुरू में जीरो था और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता गया। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा? जो इनिशियल वोल्टेज प्लस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। तो ये हाफ V आपके पास क्या होगा? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो चार्जेस के ऊपर वर्क की बैटरी ने वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो हमने ये जो वर्क वाला रिलेशन है इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा कि वर्क आपके पास बराबर होती है चार्ज इनटू एवरेज वोल्टेज। तो इसी वर्क को हम कहेंगे यही वो एनर्जी होगी, यही वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी को यहां पर आप लिख सकते हैं Q इंटू V एवरेज।
अब यहाँ पर आपके पास ये जो V एवरेज की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, डेट इज इक्वल टू हाफ V, वो आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पर V एवरेज की जगह क्या आ गया, हाफ V। तो फाइनली आपके पास जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, हाफ QV के। ये रिलेशन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV, जो कि कैपेसिटेंस से रिलेटेड होता है। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन के अंदर ये जो Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ Q की जगह CV आ गया, तो यहाँ से V का स्केयर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास एनर्जी आएगी डेट विल बी इक्वल टू हाफ CV स्केयर। अच्छा, अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब थोड़ी सी हमने इस इक्वेशन के अंदर चेंजेस करनी है, लेकिन ये वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, MCQs और न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। हमारे पास यहाँ पर हम इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करके देखेंगे। मतलब कि हमारे पास ये जो प्लेट्स थी इनके दरमियान सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। तो अब हम अपने इस रिलेशन को कन्वर्ट करेंगे या इसकी हम वो फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, इस C और V की वैल्यू पुट करनी है, C और V की। तो C की वैल्यू ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो डिपेंड करती थी एरिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो C की जगह ये वैल्यू हम यूज करेंगे और V की जगह ED। ये रिलेशन कहाँ से आया, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा चैप्टर के पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक, तो वहां से V की वैल्यू आ जाएगी। तो V और C की वैल्यू हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये आपके पास देखें जी C की वैल्यू और ये V की वैल्यू। तो इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन होगी E स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास जो D होगा ये स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास एनर्जी का ये रिलेशन है। यहाँ पर मैंने एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इंटू AD। अच्छा, इस आप देखें जरा, मैंने AD को जरा अलग करके लिखा, उसकी क्या रीजन है। हम यहां पर एक रिलेशन मजीद डिराइव करना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि अगर आप एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। अब हमारे पास देखते हैं कि हम इस प्लेट का या इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, कैपिटल A, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी, D। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये जो सारा के सारा रीजन होगा आपके पास, यहां से लेके यहां तक, ये सारे के सारा रीजन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको मैंने शेडेड कर दिया है। एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय D, और ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एनर्जी डेंसिटी किस तरह से आएगी, जिस टाइम आप एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और एनर्जी डेंसिटी को मैंने स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब एनर्जी का ये रिलेशन, इसको हमने डिवाइड कर देना वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। तो जब AD से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर AD होगा और ये नीचे AD एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो रिलेशन बचेगा एनर्जी डेंसिटी का, डेट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी प्लेट्स के दरमियान तो एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये रिलेशन भी आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। मजीद इसमें कोई चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।